हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी बाय धीरज सर में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विसर्ग संधि के दूसरे पार्ट के बारे में। पिछले क्लास में हमने संस्कृत व्याकरण के ये जो तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि, उसके बारे में हमने पढ़ा था, उसके परिभाषा और उसके 3 नियम के बारे में। तो आज हम उसी के अनुरूप आगे बढ़ते हुए इसमें और जो कुछ नियम है, 4 या 5 नियम अभी है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो बात करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे और ये क्लास अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विसर्ग संधि के चौथे नियम के बारे में। तो दोस्तों, चौथा नियम कहता है कि यदि विसर्ग के बाद, ध्यान देंगे कि यदि विसर्ग के बाद, हमने कल विसर्ग संधि का परिभाषा बताया था कि विसर्ग के बाद स्वर व्यंजन के मेल से, विसर्ग के बाद स्वर व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, यानी पहले वाले भाग में ही विसर्ग संधि पहचानने का हमने सिंपल तरीका बताया था कि पहले वाले भाग में हमेशा जब विसर्ग दिखाई दे तो विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। तो चौथा नियम कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद, यानी पहले वाले भाग में क्या होगा दोस्तों, विसर्ग, और उसके बाद करे कि र आए तो विसर्ग का पहला वाला स्वर दीर्घ हो जाता है, पहला वाला स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे ध्यान देंगे दोस्तों कि नी जोड़ रोगा, नी जोड़ रोगा, यहाँ पे देखेंगे कि नी जोड़ रोगा क्या करे कि विसर्ग के बाद र आए तो विसर्ग का पहला वाला स्वर, यानी विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहला वाला, ध्यान देंगे यहाँ पे कि विसर्ग के बाद, यानी विसर्ग के बाद दूसरे वाले में क्या रहे दोस्तों, र आए तो यहाँ पे र आधा नहीं दोस्तों, यहाँ पे र पूरा, ध्यान देंगे र पूरा, र आए तो विसर्ग का पहला वाला स्वर, यानी पहला वाला स्वर यहाँ पे क्या है दोस्तों, न में हर्षई, क्या है, हर्षई, तो क्या होता है, दीर्घाई हो जाता है और विसर्ग क्या, लोप हो जाता है, यानी विसर्ग छुप जाता है, यानी न दीर्घई है, सॉरी हर्षई है तो क्या हो जाएगा, दीर्घई, और विसर्ग का लोप हो जाएगा और इसको जस का तस इसमें जोड़ देंगे, नी जोड़ रोगा निरोगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, नी जोड़ रोगा निरोगा। एक बार फिर से इसको समझेंगे कि क्या करें कि विसर्ग के बाद र है, यानी पहले वाले भाग में विसर्ग और दूसरे वाले भाग में र से जुड़ा हुआ कोई भी शब्द, र से जुड़ा हुआ, र से शुरू होने वाला कोई भी शब्द आए तो विसर्ग का पहला वाला जो यहाँ पे स्वर है तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा और विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप। और एग्जाम्पल देखेंगे कि दू जोड़ राजा, दू जोड़ राजा, देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों कि विसर्ग और उसके बाद र, तो इसका पहला वाला स्वर, तो पहला वाला स्वर इसमें क्या है, हर्षऊ, तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घऊ, और विसर्ग का क्या हो जाएगा दोस्तों, विसर्ग का लोप, यानी विसर्ग छुप जाएगा। इसको जस का तस इसमें जोड़ देंगे, यानी दू जोड़ राजा, दू राजा, यहाँ पे दीर्घऊ से हो जाएगा दू राजा। और एग्जाम्पल देखेंगे नी जोड़ रवा, नी जोड़ रवा, इसमें भी विसर्ग के बाद र आ रहा है तो क्या हो जाएगा, पहला वाला स्वर यानी हर स्वर है ये दीर्घ हो जाएगा, नी रवा, नी रवा। आगे देखेंगे और एग्जाम्पल से कि प्रातः जोड़ रम्यम, प्रातः जोड़ रम्यम, प्रातः, प्रातः जोड़ रम्यम। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों कि प्रातः यानी विसर्ग के पहले, विसर्ग के बाद र आ रहा है और इसके पहला वाला स्वर, तो इसमें बताएंगे कि पहला वाला स्वर क्या है, इसमें पहला वाला स्वर त में क्या है दोस्तों, अ, क्या है, अ, त में अ, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, यानी आ, क्या हो जाएगा, आ, यानी प्राता रम्यम, प्राता रम्यम। तो इस तरह से ये चौथा नियम था दोस्तों, जो एकदम सिंपल था कि विसर्ग के बाद, सिंपल था कि विसर्ग होगा पहले और उसके बाद र से जुड़ा हुआ कोई भी शब्द आए तो विसर्ग का पहला वाला जो स्वर है वो दीर्घ हो जाएगा, यानी ह्रस्व है तो क्या हो जाएगा, दीर्घ। तो आगे बात करेंगे इसके अगले नियम, 5वें नियम पे, इसको नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं 5वें नियम पे।
आगे बात करेंगे पांचवें नियम पर। ये जितने भी एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम्पल से ही नियम समझ में आता है। आगे बात करेंगे पांचवें नियम पर। विसर्ग संधि का पांचवा नियम क्या कहता है दोस्तों? तो पांचवा नियम का नाम है, पहले ध्यान देंगे, इस नियम का नाम है स जुसो रू। हमने बताया कि नियम से मतलब नहीं है, इस नियम को समझना है, इस नियम के नाम से मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे ये नाम है तो इसके नाम से ज्यादा हमको ध्यान नहीं देना है, इस नियम को समझना है कि ये नियम क्या कर रहा है। ये नियम है दोस्तों कि यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर, अ या आ को छोड़कर कोई स्वर रहे, कोई स्वर रहे तथा बाद में, तथा बाद में भी कोई स्वर रहे, तथा बाद में भी कोई स्वर रहे, तथा बाद में भी कोई स्वर रहे, या वर्गों का, या वर्गों का तृतीय, चतुर्थ, पंचम, तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण हो तो, तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण हो तो विसर्ग का, विसर्ग का र हो जाता है, विसर्ग का र, ध्यान देंगे, र में हलंत है, विसर्ग का र हो जाता है। जैसे, जैसे उदाहरण से समझेंगे दोस्तों कि नी जोड़ उपाय, नी जोड़ उपाय, नी जोड़ जलम, नी जोड़ जलम, नी जोड़ मलम, नी जोड़ झरह, नी जोड़ झरह, दो जोड़ गंधह। तो क्या करें दोस्तों, पांचवा नियम कि यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर, यानी विसर्ग के पहले, इसके पहले कर कि अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर रहे, यानी अ आ को छोड़कर हर्षई दीर्घाई हर्षौ दीर्घौ कोई भी स्वर रहे, यानी विसर्ग के पहले इसमें कौन सा स्वर है? न हर्षई नी, यानी क्या है दोस्तों इसमें हर्षई, इसमें भी हर्षई, इसमें भी हर्षई, इसमें भी हर्षई, और इसमें देख रहे हैं कि दो जोड़ गंधा, दो जोड़ गंधा, इसमें क्या है? हर्षौ, यानी अ या आ को छोड़कर, अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर रहे तथा बाद में भी, करे कि तथा बाद में भी कोई स्वर रहे, तथा बाद में भी, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि बाद में भी हर्षौ, क्या है हर्षौ? स्वर, या करे कि अगर स्वर नहीं रहे तो वर्गों का तृतीय, चतुर्थ, पंचम, यानी वर्ग कवर्ग से पवर्ग तक में करके तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण, यानी किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर हो तो विसर्ग का क्या करे कि र हलंत, यानी आधा र हो जाता है। सिंपल सा नियम है कि विसर्ग के पहले क्या आएगा? अ आ को छोड़कर, विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर रहेगा, और उसके बाद भी कोई स्वर रहे, अगर स्वर न रहे तो वर्गों का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण रहे तो क्या करे कि विसर्ग का र हो जाएगा, यानी आधा र।
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि नी विसर्ग के बदले में दोस्तों क्या होगा, आधा र। लेकिन जब र में उ मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा रू। र में उ मिलेगा तो क्या होगा, र जोड़ हर्षऊ रू। पाय नी जोड़, यहाँ पे क्या होगा, नी जोड़ उपाय से निरूपाय। नी जोड़ जलम, नी जोड़ जलम। इसमें भी देख रहे हैं कि विसर्ग और उसके पहले हर्षई, और दूसरे वाले पाठ में स्वर वर्ण नहीं है। स्वर वर्ण नहीं है तो क्या होना चाहिए, तृतीय चतुर्थ या पंचम। तो यहाँ पे ज च छ ज चवर का तृतीय वर्ण है, तो विसर्ग के बदले में क्या होगा दोस्तों, आधा र। नी ज, ध्यान देंगे कि आधा जो र है वो अपने अगले अक्षर पर, अगले वर्ण पे ऊपर चढ़ जाएगा, यानी निर्जलम। ऊपर मात्रा हो जाएगी नी जोड़ जलम निर्जलम। क्या जाएगा दोस्तों, नी जोड़ जलम निर्जलम। नी जोड़ मलम निर्मलम। विसर्ग के बदले में आधा र, तो ये आधा र क्या होगा, अपने आने वाले आगे आने वाले वर्ण पे ऊपर हो जाएगा, मात्रा हो जाएगा नी जोड़ मलम निर्मलम। नी जोड़ झर निर्झर, नी जोड़ झर निर्झर। दूर जोड़ गंध, क्या आ जाएगा दोस्तों, दुर्गंध दुर्गंध। ये जो विसर्ग है ये ग के ऊपर हो जाएगा रेफ, दुर्गंध। तो उम्मीद करते हैं कि पांचवा नियम इन एग्जाम्पलों के माध्यम से, इन उदाहरणों के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। क्योंकि एग्जाम्पल समझ में आ गया तो नियम हमको समझ में आ गया। तो एग्जाम्पल वही है कि विसर्ग के पहले अ को छोड़कर, यानी अ छोड़कर कोई भी स्वर आए और बाद में भी कोई स्वर रहे, तो क्या करें कि किसी अगर स्वर नहीं रहे, यहाँ पे ध्यान देंगे कि स्वर्ग नहीं रहे स्वर, तो वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, र। विसर्ग का र हो जाता है। तो बस ये एग्जाम्पल के माध्यम से पांचवा नियम हम समझे। आगे बढ़ते हैं छठे नियम पर। आगे बढ़ेंगे छठे नियम पर। जितने भी एग्जाम्पल होते हैं उसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, इसको अपने से बनाने की कोशिश करें दोस्तों। क्योंकि जब तक एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा नियम समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं छठे नियम के बारे में। छठा नियम क्या कहता है दोस्तों, यदि विसर्ग के आगे पीछे यानी आगे भी, यानी विसर्ग के पहले भी और दूसरे वाले भाग में भी आगे पीछे अ आए, आगे पीछे अ आए तो विसर्ग एवं प्रथम अ, विसर्ग एवं प्रथम अ को मिलाकर ओ हो जाता है। ओ हो जाता है तथा बाद वाला अर्ध अ, ध्यान देंगे, अर्ध अ यानी आधा, अर्ध अ यानी आधा। इसका चिन्ह होता है दोस्तों इस तरह, अर्ध अ इसका चिन्ह होता है इस तरह। तो अर्ध अ बन जाता है। यानी छठा नियम क्या करेगी, यदि विसर्ग के आगे या पीछे, जैसे ध्यान देंगे, जैसे यस जोड़ अभिलाषी, यस जोड़ अभिलाषी। प्रथम जोड़ अध्याय, प्रथम जोड़
अध्यायः। क जोड़ अयम, क जोड़ अयम। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि क्या करें कि यदि विसर्ग के आगे पीछे यानी विसर्ग के पहले भी इसमें हम क्या देख रहे हैं कि तालाबी स्वर में क्या आ रहा है दोस्तों अ, इसमें भी विसर्ग के पहले म में क्या आ रहा है दोस्तों अ, इसमें विसर्ग के पहले क में अ, यानी आगे। पीछे का मतलब कि दूसरे वाले भाग में भी पहले क्या हो अ। तो इनमें हम देख रहे हैं इन एग्जाम्पल में कि विसर्ग के पहले भी अ और बाद में भी अ आए। तो क्या करें कि विसर्ग एवं प्रथम अ माने ये विसर्ग और इस प्रथम अ को मिलाकर ओ हो जाता है। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों यस है। तो ये क्या होगा विसर्ग के बदले में तो विकार उत्पन्न हो गया, दोनों मिलकर क्या बन गया ओ, यानी क्या हो जाएगा यशो, क्या हो जाएगा यशो। और उसके बाद करें कि बाद वाला अ क्या होता है अर्ध अ बन जाता है, यानी अर्ध अ का चिन्ह देंगे इस तरह और विलासी, यानी इस अ के बदले में अर्ध अ का चिन्ह और क्या बचा है विलासी, यानी इसको हम पढ़ेंगे यशु अभिलाषी। और एक बात इसमें नोट करें कि ये जो अर्ध अ का चिन्ह है इसको किसी भी लाइन में टच नहीं करते हैं, इसको किसी भी लाइन में टच नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस तरह का अर्ध अ का चिन्ह है और लाइन में टच कर देंगे तो इसको हम ड पढ़ेंगे, इसलिए इसको हम किसी भी लाइन में टच नहीं करेंगे। इसको ध्यान देंगे कि ये जो लाइन है ये जो अर्ध अ का चिन्ह है ये किसी भी लाइन में टच नहीं होगा। तो ये यश जोड़ अभिलाषी क्या हो गया यशो अभिलाषी, यशो अभिलाषी। प्रथमा जोड़ अध्याय, ध्यान देंगे कि विसर्ग और प्रथम अ क्या हो जाएगा मिलकर ओ। ये प्रथम है तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्रथमो, प्रथमो। और दूसरा वाला अ क्या करें कि बाद वाला अ जो है अर्ध अ, यानी अर्ध अ का चिन्ह देंगे यहाँ पे और उसके बाद ध्याय, प्रथमो अध्याय, प्रथमो अध्याय। इस बात को आप नोट करें कि इसको किसी भी लाइन में टच नहीं करेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे प्रथमा जोड़ अध्याय, प्रथमो अध्याय। विसर्ग संधि का सबसे की पॉइंट है ये दोस्तों कि अगर किसी भी क्वेश्चन में ये वाला चिन्ह दिखाई दे और अ का चिन्ह दिखाई दे और पूछे उसमें जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन है कि यशो अभिलाषी में कौन संधि है या यशो अभिलाषी किस संधि का उदाहरण है, तो किसी भी क्वेश्चन में अर्ध अ का चिन्ह दिखाई दे तो हम समझेंगे उसमें कौन सा संधि है विसर्ग संधि है। ये इसका की पॉइंट है। अगला है क जोड़ अयम, तो विसर्ग के पहले भी अ तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा को, और दूसरा ये जो है अर्ध अ अयम कोयम, इसको हम क्या पढ़ेंगे कोयम। तो उम्मीद करते हैं कि छठा नियम भी आपको इन उदाहरणों के माध्यम से समझ में आया होगा। तो आप इसे नोट करें, आगे बढ़ेंगे अगले नियम पर, सातवें नियम पर। आगे बात करेंगे इसके सातवें नियम के बारे में जो संभवतः विसर्ग संधि का अंतिम नियम भी होगा। तो आगे बात करेंगे सातवां नियम जो संभवतः इस संधि का अंतिम नियम भी होगा। तो सातवां नियम क्या कर रहा है दोस्तों कि यदि विसर्ग के पहले हर्षई या हर्षऊ रहे तथा बाद में प ख प फ रहे तो विसर्ग का मूर्धनी स हलंत, यानी विसर्ग का
आधा मूर्धनी स हो जाता है। जैसे ध्यान देंगे, जैसे आवी जोड़ कारह, आवी जोड़ कारह, नी जोड़ कपटह, चतु जोड़ फलम, चतु जोड़ फलम, चतु जोड़ कोणम, चतु जोड़ कोणम, नी जोड़ फलम, नी जोड़ फलम। तो इसको समझेंगे दोस्तों कि करे कि यदि विसर्ग के पहले यानी विसर्ग के पहले हर्षई या हर्षऊ रहे, विसर्ग के पहले इसमें देख रहे हैं कि वह हर्षई, क्या है इसमें हर्षई न हर्षई यानी हर्षई, चतु जोड़ फलम यानी विसर्ग के पहले क्या है दोस्तों हर्षऊ, इसमें क्या है हर्षऊ और इसमें भी हर्षऊ और इसमें हर्षई, यानी करे कि विसर्ग के पहले क्या रहेगा हर्षई या हर्षऊ, तथा बाद में क ख प फ यानी बाद में जो होगा पहला अक्षर क्या होगा क ख, नहीं तो प या फ। इसमें देख रहे हैं कि क है, इसमें क्या है दोस्तों फ है, इसमें क है, इसमें फ है। तो हमारा नियम क्या करे कि विसर्ग के बदले में क्या हो जाएगा दोस्तों मूर्धनी स आधा, यानी सिंपल नियम है या वी हर्षई है और उसमें दूसरे वाले में क है, तो विसर्ग के बदले में आधा स, आधा स और इसको जस का तस इसमें जोड़ देंगे। आविष्कारः, आविष्कारः, नि जोड़ कपटः, निष्कपटः, निष्कपटः, चतु जोड़ फलम, क्या आ जाएगा दोस्तों चतुष फलम, चतुष फलम, चतु जोड़ कोणम, चतुष कोणम, चतुष कोणम, नि जोड़ फलम, क्या आ जाएगा निष्फलम, निष्फलम। तो इन उदाहरणों के माध्यम से उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा सातवां नियम कि यदि विसर्ग के पहले हर्षई या हर्षऊ रहे और दूसरे वाले पाठ में क ख या प फ से शुरू होने वाला कोई भी शब्द रहे तो विसर्ग के बदले में क्या आएगा दोस्तों मूर्धनी स फलंत यानी आधा, जैसे आविष जोड़ कार आविष्कार, नि जोड़ कपट निष्कपट, चतु जोड़ फलम चतुष्फलम, चतु जोड़ कोणम चतुष्कोणम, नि जोड़ फलम निष्फलम। तो इस तरह से विसर्ग संधि में हमने टोटल 7 नियम के बारे में पढ़ा और 7 नियम में हमने 4 से 5 एग्जाम्पल दिए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी नियम पढ़े उसके एग्जाम्पल को अपने से, इस पे पढ़ने के बाद अपने से उस पे आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो ये रहा, इस तरह हमने विसर्ग संधि को खत्म किया 7 नियम के साथ। तो इस तरह से हमने संधि चैप्टर को भी आज यही समाप्त करते हैं। संधि चैप्टर जो बहुत दिनों से एक ही चैप्टर चल रहा था दोस्तों संधि, जिसमें हमने संधि पढ़ा, उसके पहले प्रकार स्वर संधि, दूसरे व्यंजन संधि, उसके नियम के बारे में, स्वर संधि के भी 5 भेद के बारे में, और ये रहा विसर्ग संधि में 7 नियम। तो अगर आप इससे पहले वाले जो भी व्यंजन संधि हो या स्वर संधि हो उसे नहीं देखे हैं, उस क्लास को नहीं देखे तो कृपया हमारे चैनल पर जाकर उसे देखें। तो इस तरह से संधि चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम संस्कृत व्याकरण में ध्यान देंगे कि संस्कृत व्याकरण जो 10th क्लास के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए जो व्याकरण है वो इसकी रीढ़ की हड्डी है। जब तक व्याकरण पे कमांड नहीं होगा तब तक एग्जाम में क्वेश्चंस सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए व्याकरण में हमने पहले चैप्टर 1 और दूसरा चैप्टर संधि को खत्म कर लिया है। आगे बढ़ते हुए कल से स्टार्ट करेंगे
तीसरा चैप्टर संस्कृत व्याकरण में उपसर्ग, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है किसी भी एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के लिए जिस तरह संधि चैप्टर इम्पोर्टेंट था उसी तरह उपसर्ग भी इम्पोर्टेंट है। तो कल हम बात करेंगे, शुरुआत करेंगे उपसर्ग चैप्टर से। तो बस आज के लिए इतना है दोस्तों। अगर ये क्लास अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि दूसरे बच्चे भी इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर अंजाम दे सके। और इसके अलावा आपको जानकारी देना चाहेंगे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए संस्कृत के अलावा भी साइंस की एक क्लास प्रतिदिन हो, साइंस का भी एक क्लास प्रतिदिन हो, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है 1-2 दिनों में आपको साइंस की भी क्लास देखने को मिले।